बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आज हमने देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए 7 सवालों पर मबनी एक सवालनामा तैयार किया गया और एतजाज़ हसन साहब की जानिब से तो ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म सीना तान कर पार्लियामेंट में आए और इन सवालों के जवाब दें। उम्मीद का इजहार भी किया कि यकीनन वज़ीर आज़म इन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते तो अपोजिशन के पास मजीद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। मगर हमने ये भी देखा कि ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, इस पर तो यकीनन तजिया लेंगे, लेकिन नून लीग की रहनुमा इस वक्त सामने आ चुके हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए और हमने ये भी देखा कि कुछ नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से जवाब दिए भी गए। पहले वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया तो ये बातें सामने आई कि खिताब के बाद वज़ीर आज़म ने खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, लेकिन ये नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से जवाब दिए जा रहे हैं। क्या ये विफाकी हुकूमत खास तौर पर शरीफ खानदान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान की जानिब से आज बन्नू में जलसा किया गया और जो सबसे अहम बात इस जलसे में देखने में आई वो ये थी कि उन्होंने नैब के इदारे से मुताल्लिक बात की। हम अपने इस प्रोग्राम में इदारों के फाल होने से मुताल्लिक बारहा बात कर चुके हैं और आज इमरान खान ने भी अपने जलसे में इस बात को दोहराया कि समझ नहीं आती आखिर नैब का ये इदारा वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता। इसके साथ साथ ये भी आपको एक अहम खबर दे देते हैं कि एक MNA की जानिब से इस्तीफे की धमकी दी गई और उसके नतीजे में एक DPO को फारिग कर दिया गया। आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी, ये हम क्लासा साहब से जानेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आज एक नए LNG स्कैंडल के बारे में भी आपको बताएंगे। क्लासा साहब, हमेशा प्रोग्राम का आगाज आपसे होता है, आज आमिर मतीन साहब से मैं आगाज करूंगी। आमिर मतीन साहब, सबसे पहले और जो बड़ी बात है, 7 सवालों पर मबनी एक सवालनामा तैयार किया गया जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। उसमें पहली बात तो ये कि शरीफ खानदान को चाहिए कि खुद इसके जवाब दे। क्या आप समझते हैं कि नून लीगी रहनुमा जो इनके जवाब दे रहे हैं वो शरीफ खानदान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? शरीफ खानदान के भी हैं जवाब, मगर ज़्यादा अहम बात है कि प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब देने हैं। सही। उसमें आज आपने देखा कि जो नज़र आया, गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी नज़र आई, तो उन्होंने अपना फायर ब्रिगेड तो होता है ना जो आग बुझाता है, ये फायर ब्रीदिंग ब्रिगेड था जो कि आग निकाल रहा था। और उसमें दानियाल साहब भी हैं, उसमें तलाल चौधरी भी हैं और इवन जुबैर जैसे आदमी को, बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े ठंडे आदमी हैं, मगर उनको भी लगता था हाई ऑक्टेन का एक बाकायदा इंजेक्शन लगा के किया है, वो भी फायर ब्रीद कर रहे थे। तो वो लुबे लबाब उनका ये था कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर क्यों ये बताएं। तो जिसने कोई अटैक की चीज़, एतजाज़ हसन पे भी बड़ी सख्त ज़ुबान में उन्होंने बातें की, बड़ा जिस तरह इमरान खान साहब एक ज़माने में ओए हुए कर रहे थे, उस तरह के एतजाज़ ये बताए, उसकी बीवी बुशरा, तो तर्ज तकल्लुम भी बड़ा सारा ही बड़ा बुरा सा हो गया है, माहौल बड़ा ख़राब हो गया है। और साथ में उन्होंने कहा जनाब इमरान भी बताए अपनी बहनों के, वो बिल्कुल ठीक है, सारे बताएं। हम तो खुद कहते हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब को भी बताना चाहिए, एतजाज़ को भी बताना चाहिए, खुर्शीद शाह, हर एक को बताना चाहिए, मगर हम खुद ये कहते रहे हैं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए। और ये जो 2 तकरीरों में उन्होंने, लंबी सी तकरीर में बैकग्राउंड 70 से ढाई नहीं है, स्पेसिफिक जवाब चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते। ये एक तशवीश है कि प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले बताने चाहिए होते हैं। और ये कोई जो सवाल है, मेरा ख्याल है उन सवालों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम वैसे ही बताने चाहिए। ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है शुड बी अबव दीज थिंग्स। तो ये उनसे पूछना कि जनाब आप अपने टैक्स से रिलेटेड, खास तौर पे जब ये क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो बताने चाहिए। और ये वैसे आके अगर उन्होंने पार्लियामेंट में वैसे एक तकरीर और माजी का बताना है कि ये बड़ी है, वो नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। और ये बाय द वे ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये इनके अपने बयानात से आ गई हैं सामने। जो हुसैन नवाज साहब ने बयान दिया, जब मरियम बीबी ने दिया उन फ्लैट्स के मुतालिक, तो ये तजादात इनके अपने क्रिएट हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि अब इनकी पोजीशन क्या है। और ये हम कहते रहे अपने प्रोग्राम में, तो अब अपोजिशन ने कहा है तो मेरा उसमें हर्ज नहीं है। मगर नज़र क्या आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ना, तो वो मुझे नहीं लगता, पता नहीं, परवेज रशीद को मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा जुमे को आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है उनका आना कि एकदम सडनली वो टर्की चले गए हैं। 2 डेज प्राइवेट नोटिस, अपने प्राइवेट विजिट के ऊपर 2 दिन के लिए यहाँ मुल्क में आग लगी हुई है, क़यामत आई हुई है, पता नहीं ये आगे निज़ाम चलता है नहीं चलता, बड़े संजीदा मसाइल हैं। और प्राइम मिनिस्टर इस सारे के दरमियान में एकदम पता चली ये 2 दिन के लिए प्राइवेट विजिट पे चले गए। उनकी बेगम साहबा भी चली गई हैं, शहबाज शरीफ भी मैं कहीं पढ़ रहा था वो भी चले गए हैं, शायद उनकी बेगम साहबा भी चली गई हैं। तो वो पता नहीं क्या, ये अब
सवाल आएंगे या हमारे जैसे लोग इसके ऊपर शक करेंगे कि शायद बैठ के वहाँ प्लानिंग करनी है, वहाँ से पता नहीं क्या इसके मामलात देखने हैं, कैसे करना है, कि इसकी वजह नहीं आती। और 2 दिन बाद आएंगे वो, तो क्या वो जवाब देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सा एक माहौल बन गया। सीधी सी बात, जो सबसे लास्ट की बात ये कह दूं कि इंडिया को फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे कम से कम अपने दुश्मन मुल्क जैसे हम कहते हैं उससे ही सीख लें कि उनके यहाँ फौरन आज की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब जो रिलेटेड अदारे हैं, CBI हमारे से, जो FIA और जो स्टेट बैंक और FBR से जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो वहाँ पे अदारे हैं, उन सबको ऑर्डर किया है कि ये करें। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है कि इस तरह के इदारे हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उनका वो टोटली गवर्नमेंट के हो गए हैं। चौधरी निसार की बड़ी तारीफ करते रहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, इनके फेवरेट, मगर उनके इतने होने के, दबंग होने के बावजूद जो FIA गैर एतबारी हो गया है। ये नहीं उम्मीद की जा सकती कि वो फेयर ट्रायल कर ले। अगर ये इदारे कम से कम ये फेयर ही हो तो फिर किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं है। तो इसलिए ये बात बड़ा ये संगीन क्राइसिस बन गया। लास्टली कि ये मैं क्लास साहब से पूछें कि इनका क्या गैस है कि ये जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर आ पाएंगे, और आ पाएंगे तो क्या कहेंगे? मुझे स्टेलमेट जारी लगती है कि स्टेलमेट इज देयर। से बिल्कुल आपने जैसे चौधरी साहब की बात की, क्लासा साहब चौधरी साहब का जिक्र आया तो जहन में एक सवाल सिविल मिलिट्री रिलेशंस का भी आया है। कहा जा रहा है किसी चीज में इनका बड़ा किरदार था, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन जिस तरह से पैरामा लीग्स का मामला उठा था, हुसैन नवाज ने सख्ती से मना कर दिया था कि नून लीगी रहनुमा इस बारे में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 7 सवाल सामने आए हैं तो नून लीगी रहनुमा अपनी तरफ से उनके जवाब दे रहे हैं। क्या मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? और इस सूरत हाल में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वजीर आजम जो दौरे से वापस आएंगे तो पार्लियामेंट में जाएंगे और इन सवालों के जवाब दे सकेंगे? पहले तो मैं एक बात कह दूं, आपने कहा ना कि उन्होंने मना कर दिया था कोई भी MNA इस पे बात ना करे। ये बड़ा उन्होंने समझदाराना मेरा ख्याल है काम किया था। ये कैसे हो सकता है वारदात मैं डालूं और जवाब आप आमिर मतीन साहब से लें? साहब जो बंदा ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, मैं 2 नंबरी करूंगा या मैं सही नंबरी करूंगा, जो भी बिजनेस करूंगा, प्रैक्टिसेस करूंगा, बैंक अकाउंट्स कहाँ पे हैं, मैंने कब क्या करना है, तो ये मुझे बेहतर पता होगा ना। अब आमिर मतीन साहब जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ब्याह पे करने की कोशिश करेंगे तो साहब जरा जितने भी मेरे सिंसियर हूँ तो ये केस को खराब कर बैठेंगे। नहीं तो अब क्यों नहीं रोका जा रहा उन्हें? वो खैर आपको पता है वो शाह से ज्यादा वो शाह के वफादार वाली कहानी हो रही है। बल्कि मैं आमिर मतीन साहब से बाद में पूछना भी चाहूंगा कि हमने दानियाल अजीज, हमारे साथ बड़ा अच्छा इनका तल्लुक रहा है, हमने इनको इसी तरीके से, अब दानियाल को ना माफ कर दें। जैसे मैंने किसी दौर में, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप परवेज रशीद पे कभी तनकीद नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि परवेज रशीद साहब को 7 खून माफ हैं। इसकी मैंने कभी वजाहत नहीं की। हर जगह जिस शो में जाऊंगा तो परवेज रशीद के बारे में कहा जाएगा मुझे कि जनाब इन पे आप इन्होंने ये किया, इन्होंने फलां किया। मैं कि परवेज रशीद साहब कुछ भी कहते रहे, मेरी तरफ से उनको 7 खून माफ हैं। आज के बाद मेरी भी इस कौम से अपील है कि दानियाल अजीज साहब को भी 7 खून माफ कर दें। मतलब बाज लोगों को आप बिल्कुल उसमें से डिलीट कर दें, उस कैटेगरी में से जिनको डिस्कशन हो सकती है, जिन पे बहस हो सकती है। ये मैं कर रहा हूँ, उसके मेरे पास रीजनिंग है। एक दिन दानियाल अजीज साहब, मैं जान के मान के ये पा के मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ, हालांकि कहानी मेरे पास चौधरी निसार अली खान की एक बहुत बड़ी खबर भी है मेरे पास, वो भी मैंने शेयर करनी है। उसमें जान के मान पा के दानियाल अजीज साहब से हमारा बड़ा उनके साथ जाती तल्लुक है साहब का, ये मतलब व्यूअर के साथ शेयर करने में कोई हमें हर्ज भी नहीं है। एक दिन दानियाल साहब, हम बैठे थे पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में, नहीं सॉरी उसमें पार्लियामेंट कैफेटेरिया में, मैं था, अरशद शरीफ थे, कुछ और 2-3 दोस्त थे। ये एक लाए थे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाए थे, जनरल मुशर्रफ को वर्दी के साथ यहाँ पे उन्होंने सदर बनाने की एक बिल लाई थी वहाँ पे, ये जो अगेन क्यू लीग थी उस वक्त की, एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो हम उसमें बैठे बहस कर रहे थे, तो ये दानियाल अजीज साहब के पास इसी तरीके का पलंदा था, कागजात इनके पास बड़े अच्छे होते हैं, लेके आए और इन्होंने तकरीबन हमसे लड़ पड़े ये कहल करने के लिए कि मुशर्रफ का यहाँ सदर बनना जो है इस वर्दी के साथ ये सारा कानूनी है, ऐनी है, और तुम लोग जो बैठे हुए तुम सदर साहब को आगे डिफेम करते हो। ये दानियाल साहब का है, और दानियाल साहब जो हैं वो जब भी चाहे जिसको चाहे झूठा भी सच साबित कर सकते हैं, सच्चा भी। अगर कल को नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और आ गए 2-4 महीने बाद, मैं दिल की गहराइयों से बता रहा हूं कि चौधरी दानियाल अजीज साहब इतनी ही मोहब्बत से, प्यार से, पैशन के साथ इन्वॉल्व हो के उनका भी दिफा करेंगे जैसे जनाब मुशर्रफ का करते थे, जैसे वो आजकल नवाज शरीफ साहब का करते हैं, जैसे कोई आगे आने वाले हैं उनका करेंगे। ये रेंटा दानियाल है,
मैं ये तो नहीं कह सकता, इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता। सो दानियाल अजीज साहब को मेरी गुजारिश है इस कौम से, ट्विटर वालों से, सोशल मीडिया वालों से, एनालिस्ट से, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, आमिर मतीन से, मुझसे, कि दानियाल अजीज को 7 खून माफ कर दें जैसे मैंने परवेज रशीद साहब को किए हुए हैं। मेरे पास बड़ी लंबी रीजनिंग है। साहब आपने परवेज रशीद साहब को जिस तरह से कहा कि 7 खून माफ किए, दानियाल अजीज साहब के हवाले से आज करती हैं, आज आपने बात कर दी। चौधरी साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो आपसे यकीनन हम लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो चौधरी साहब से मुतालिक जो क्लासेस साहब के पास एक बड़ी खबर है उस पर तो बात होगी, लेकिन ये जो इत्तेहादी हुकूमत के हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन अपने टीओआर्स को पहले माकूलियत की बुनियाद पर काबिल कबूल बनाए। आखिर मसला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर मतीन साहब, आपने कुछ बात की थी कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म का आना आपको थोड़े इस पे शक्कू को शुबहात है, इस पर बात कर लेते, लेकिन चौधरी साहब से मुतालिक क्लासा साहब के पास भी बड़ी खबर है, तो पहले हम चाहेंगे क्लासा साहब आप वो शेयर करें हमारे साथ। मुझे किसी FBR के एक मुअज़्ज़िज़ का फ़ोन है, क्योंकि हमने वो स्टोरी ब्रेक की थी दुबई लीक्स की। वैसे ये बता दें कि दुबई लीक्स के बहुत सारे लोगों ने समझ लिया कि शायद मामला ख़त्म हो गया है, तो कल हम अपने प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दुबई लीक्स का पार्ट 2 लाएंगे इंशाअल्लाह। हमने बड़ा कुछ पे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि हज़ारों नाम हैं, हज़ारों लोग हैं, एक एक को आइडेंटिफाई करना, पॉइंट ऑफ व्यू लेना, वर्जन लेना, वो बड़ा टाइम लगता है। लिहाजा अगर थोड़ा सा गैप आ जाए ना दुबई लीक्स में तो ये ना समझिएगा कि काम मामला ख़त्म हो गया। क्लासेस साहब मैं एक बात करना चाह रही थी, आज आपका मैं कॉलम पढ़ रही थी तो उस पे वो कॉलम आप उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। सही। मैं इस पे कह रहा था कि कल हम उसकी पार्ट 2 उसका लेके आ रहे हैं। ठीक है। उसी से रिलेटेड मुझे किसी का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा जनाब एक्सीलेंसी आपने हमारे खाते में तो डाल दिया, FBR के खाते में लिस्टें थी हमारे पास, बिल्कुल हैं, आपको यह भी पता है कि इस पे कार्रवाई किसने रुकवाई है? मैं कि किसने रुकवाई है? उन्होंने कहा जनाब FIA इस पे तहकीकात कर रही थी, लोगों को नोटिस भेजे जा रहे थे दुबई लीक्स के हवाले से कि जिन जिन की प्रॉपर्टीज के नाम आए थे कि इन्वेस्टिगेशन जारी हुई थी। चौधरी साहब को ये फरिस्त सारी चीजें बकौल FBR के ऑफिसर्स के पेश की गई थी, उनके हवाले की गई थी। चौधरी साहब ने वो फाइल लेके सारी की सारी दबा के मेज में रख लिए। सो जितने नाम है प्रॉपर्टी के, चौधरी साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये अगर वो मुझे आए प्रेस चौधरी निसार अली खान साहब आपके कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर, मेरे फेवरेट सर, फेवरेट। मैं आपको अभी मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब ही नवाज शरीफ साहब की जान बचा सकते हैं, जो कुछ मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, अभी भी वो फेवरेट कैंडिडेट हैं। सो इस पे कल मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि चौधरी साहब जो हैं, जो FBR वाले हैं, उन्होंने गेंद इनके कोर्ट में फेंक दी है। उन्होंने कहा जनाब ये तहकीकात रुकवाने में चौधरी निसार अली खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है, इनके पास पूरी फाइल पड़ी हुई है, इनके पास पूरे नाम पड़े हुए हैं। वो कहते हैं चौधरी साहब को कहें कि ऑन ओथ ये इनकार करें कि इनके पास इन लोगों की फाइल जो है नहीं थी। वो कहते हैं ये उसमें करेंगे तो 2-4 चीजें मुझे उन्होंने सबूत के तौर पर भेजी भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मुझे भेजे गए कि जनाब ये देख लें कि FIA जो है तहकीकात कर रही थी, चौधरी साहब ने तहकीकात रुकवाई हैं। क्यों रुकवाई हैं वो मुझे कुछ अंदाजा है। आने वाले दिनों में हम 2-4 बड़े बड़े लोगों का नाम लाने वाले हैं जिनको बचाने के लिए चौधरी साहब ने वो अपनी तहकीकात रुकवाई हैं। मैंने पूछ लिया उस FBR के अफसर के, मैं कि जी आपके वजीर जो हैं वो चौधरी निसार अली खान साहब तो नहीं है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। आपके वजीर जो है वो तो इसाक डार साहब हैं, या तो आपको डार साहब रोकें कि मत करो। उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो अब मैं यहाँ पे वो पेश नहीं कर सकता कि जनाब के उन्होंने कहा जी डार साहब के हवाले से भी कुछ उन्होंने इंकशाफात किए, वो मैं रहने देता हूँ, इस वक्त मैं बात नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो चौधरी साहब को कहा, उन्होंने कहा जनाब ये तो एक अलहदा इशू है, देखते हैं, करते हैं, हम भी कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, वो इस पर थोड़ा सा अवॉइड कर गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि चौधरी साहब ने इस पर कार्रवाई शुरू की थी, कार्रवाई शुरू करवा के 2-4 लोगों को डरा डरो के, कुछ लोगों के इनको टेलीफोन आए हैं, वो भी हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग थे जिनको वहां से क्लीन चिट दे दे के, लंबी कहानी है। इतने स्कैंडल्स ये खुल रहे हैं कि ये जो आज 7 सवालात पेश किए गए हैं, मैं अब इसकी तरफ आता हूँ, उसको दरमियान में मैं छोड़ देता हूँ, फिर कल इस पर बात करेंगे डिटेल के साथ। एक सवाल इसमें मिसिंग है, उसका जवाब मैं आमिर साहब से लूंगा। चौधरी साहब एक मिसिंग है, जवाब आमिर साहब देंगे उसका। इनके दोस्त हैं ना जिन्होंने सवालात बनाए हैं, एतजाज अहसन साहब ने। ये कहीं ना कहीं अपोजिशन भी बेमानगी करती है। मैं आज आपको उनकी बेमानगी पकड़ के देता हूं मैं थोड़ी सी। 7 सवाल बने, सवालात 8 होने चाहिए थे। अकले कुल हम भी नहीं, हमसे भी गलती हो सकती है। ये किसी ने नहीं पूछा मियाँ साहब से, वो कह रहे हैं टैक्स डिक्लेयर करें, अपने अकाउंट्स दिखाएं, प्रॉपर्टी शो करें, भी ठीक है। ये कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, मियाँ साहब ये भी हमें बताएं। कोई आपने पढ़ा हो तो हो सकता है, सॉरी अगर मैंने ये सवाल मिस किया हो, कोई व्यूअर मुझे उसको ठीक कर दे, आप कर दें में आने का खतरा। ना, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि अपोजिशन ने ये 7 सवाल के साथ 8वां क्यों नहीं डाला।
असल स्टोरी तो इस पे चल रही है कि पाकिस्तान में अगर इनकी इनकम थी, कारोबार थे, तो ये पैसा जो ट्रांसफर किया गया है बाहर, ये कहां से आया है, इसको अच्छा कहां से आया है तो वो पूछ रहे हैं, सही ये नहीं पूछ रहे कि पाकिस्तान से बाहर कैसे किया है। सो मियां साहब को एतजाज अहसन ने अपने समझी में या ना समझी में रास्ता दे दिया है कि हमें यह मत बताएं कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जो इसहाक डार साहब का बयान है, हुंडी के जरिए किया था, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल किए थे, अयान अली टाइप्स लोगों को इस्तेमाल किया गया था, ये पैसा बाहर कैसे किया गया है। एतजाज अहसन साहब मेहरबानी फरमाएं इस सवाल को डालें, ये बड़ा अहम सवाल है, ये डिटरमिन करेगा। क्लासेस में एतजाज अहसन साहब से क्यों, वो इनके बड़े करीबी दोस्त हैं, तो आप ही जवाब दे दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका 8वां बड़ा सवाल अच्छा है, मैं 9वां 10वां भी ऐड करवा सकता हूं, मगर बात ये है आपका रुक जाए, आपके ख्याल में 2 और कौन से सवाल हो सकते हैं? ऐसे जनरल बात नहीं, मेरे साथ 2 मैंने आप जरा बताएं, मेरा जवाब सुन लें। हर पार्टी इसमें क्लियर बात है कि अपने अपने स्केलेटन्स को यूं बचाते हुए ये सवाल और जवाब बनाए जा रहे हैं। उनके टीओआर्स भी इस नज़र से बनाए गए हैं कि इसमें वो बच जाएं, इसमें जो इनके जिनको बचाना है इन्होंने भी टीआर उसके मुताबिक किए हुए हैं। अच्छी बात यह है, पॉजिटिव बात, मुस्बत बात जो पाकिस्तान के लिए हो गई है, क्योंकि ये एक सिस्टम आप और हम ये लगता था कोई इश्तराकी बातें कर रहे हैं, सोशलिज्म की बातें करते हैं कि जनाब ये कार्टेल्स बन गए हैं, मुक्तदर तबका ऐसा आ गया, आप और मैं जो गुफ्तगू करते रहते हैं वो बड़ी मार्क्सिस्ट बन गई हुई थी सारी, ये अब खुल के आ गया सामने तजाद, और ये हमारी वजह से नहीं आया, ये पैनामा को शुक्र दें, और उसके बाद आपने दुबई लीक्स जो है ना बाय द वे, ये मेरे ख्याल में उससे बड़ी चीज़ है, वो इसलिए है कि उसके अंदर तो वो ऑथेंटिकेशन आती रहेगी, तो सबका आ गया है। और जो मैं आपके पास वो लिस्टन देख रहा हूँ, मेरे कानों में से धुएं निकल जाते हैं, उसमें किसी का रिश्तेदार नहीं बचेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हर खानदान का आएगा, और ये ऑथेंटिकेटेड है, ये तो फौरन जो अब तक उसूली तौर पे FBI को किसी की जरूरत ही नहीं है, ना चौरी निसार की छापे मार देने चाहिए थे। मगर बात यह है कि पहले ये जो मुकम्मल 2 पार्टियों को नहीं चल रहा था, ये सारे पाकिस्तान के मुक्तदर तमाम पार्टीज, तमाम जो इस तरह के इशराफिया है उनका मुकम्मल चल रहा था। इससे ये हुआ है कि वो कह रहे हैं अच्छा तुम हमारा बताओगे, तो टीआर जो गवर्नमेंट के हैं वो कह रहे हैं फिर हम जो है जिसने कर्जे माफ करवाए, अब कर्जे माफ करवाने में नवाज शरीफ वगैरह कम है, उनको पता है वो और लोग ज्यादा हैं, तो वो कह रहे हैं तुम ये लाओगे तो हम ये ले आएंगे। हम बड़े खुश हैं कि इनकी आपस की लड़ाई में थोड़ी सी उम्मीद निकली है कि शायद कोई रिफॉर्म्स आ जाए, शायद कोई दुरुस्तगी हो जाए, अभी भी शायद है, क्योंकि वो अभी ये वो जो आपके दोस्त न्यूयॉर्क वाले हैं, कुछ नहीं होना वाला स्कूल ऑफ थॉट, वो बड़ा पावरफुल है, क्योंकि ये भट्ट साहब जो कह रहे हैं कुछ नहीं होना वाला, वो बड़ा उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये माफिया लोगों के स्टेक्स बिलियंस के, अरबों खरबों के स्टेक्स हैं, वो जान लड़ा देंगे। आपका क्या ख्याल है? आसानी से बता दें। जवाब देने का मतलब है कि हुकूमत भी गई, MNA शिप भी गई, जेल भी आ सकती है, जुर्माने भी जा सकते हैं, ये जायदादें जा सकती हैं, सो जिनके खरबों लगे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है? आपके मेरे कहने पे 2 लीक्स के नाम पे वो छोड़ देंगे? सो ये बड़ी लंबी लड़ाई है, और इसलिए, और ये हमारे यहाँ अदारों में ये जान नहीं है जो है। अब इसीलिए वो जो सिविल मिलिट्री का सवाल है ना, घूम फिर के फिर सिविल मिलिट्री का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने जो है पिंडी वालों की मदद लें कि वो जज साहब को फूक मारे या किसी और को फूक मारे कि ये करवाए, जैसा कि उन्होंने इंडिकेशन दे दी है, बलोचिस्तान में उन्होंने करवाया है। बलोचिस्तान में ये जो सेक्रेटरी साहब पकड़े गए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उनके कहे बगैर, उनकी इंटेलिजेंस थी, उनका एक्शन था, उस वजह से हुआ है। सो ये बाकी सूबों में होने होगा तो फिर तो क़यामत आएगी। आमिर मतीन साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशंस की आपने बात कर दी, तो क्लासेस साहब आप बताएं फिर हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस इस वक्त कहां पर खड़े आप देख रहे हैं? पहले तो मैं आमिर साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। मेरे जरा ये कहते हैं, शायद मुझे कल परसों तक खत पे मिल जाए कि अब्दुल मालिक साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, बड़े वो अच्छे बनते हैं, बड़े वो गुड कॉप बनते हैं, बड़े वो निचले लेवल से थे, ऊपर आए, बड़े नेशनलिस्ट थे, बड़े नेक ईमानदार थे। मैं कल या परसों तक मुझे मेरे सोर्स ने कहा है कि एक अदद आपको लेटर की कॉपी दूंगा मैं, जरा वो पढ़ लीजिएगा, वो लेटर की कॉपी है, बल्कि मैंने आज मंगवाना था, मेरी नलायकी कि मैं और खबरों में पढ़ गया, वो नहीं ले सका। उन्होंने कहा जनाब कि इनको सरकारी तौर पर ये जो करप्शन हो रही थी इनके नोटिस में लाई गई थी, इनके साथ कम्युनिकेशन हुई थी, लेटर भेजे गए थे, अब्दुल मालिक को बताया गया था। यस, वो ये कहते हैं जो मालिक साहब अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर रहे हैं, मैं वही लेटर आपको पेश कर दूंगा, जरा ये कौम को दिखा दीजिएगा कि जितने मासूम बन रहे हैं ना मालिक साहब कि मैं पेश करता हूं। उसने कहा ये लेटर इनके पास गया, इन्होंने पढ़ा, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका है। ही न्यू इट, इन्हें पता था कि इनके नीचे काम हो रहे हैं। इनके सारा वो जो 1.5 बिलियन का स्कैंडल है वो उस वक्त है जब ये चीफ मिनिस्टर थे और फाइनेंस ये रन कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि ये जो आमिर बात कह रहे हैं इंटेलिजेंस का,
ये इंफॉर्मेशन चौधरी निसार अली खान साहब को भी पहुंचाई गई थी और उनको बताया गया था कि 1.5 अरब रुपए के ये करीब है, सो उनके नॉलेज में भी था, उनको भी बताई जा रही। ये कमर जमान चौधरी के बस की बात नहीं है, ये तो 10 रुपए वाला बंदा नहीं पकड़ सकते, तो आप 1.5 अरब रुपए की बात करेंगे, 1.5 अरब रुपए पे जाएंगे, वो भी सिक्योरिटी खजाना पे। एक अब आप आते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। एक बात हमारे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी नहीं समझ रही, जनरल रहील को रीड करने में इनसे नाकामी हो रही है। एक तो जैसे आमिर कहते रहते हैं, सारे लोग वेट कर रहे हैं कि नवंबर आ जाए, कि नवंबर आ जाए, 28 नवंबर आए, नया आर्मी चीफ आ जाए, नवंबर क्या अगस्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब नया नाम आ जाएगा। यस, के पास नया नाम आ जाएगा। अभी भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है जिससे जनरल रहील इनसे नाखुश हैं कि ये रिपोर्ट्स भी गई हैं कि कुछ लोगों से इन्होंने राब्ते भी किए हैं जो पहले टॉप के 3-4 हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। ये नवाज शरीफ साहब का पुराना स्टाइल है, खुफिया मुलाकातें करना, एक कैंडिडेट से मिलना, ये करते रहे जहाँ पे सारे। क्लासेस अब एक ब्रेक ले लेते हैं, बाकी अभी है डिटेल मेरे पास, ब्रेक के बाद जी बिल्कुल इस पर तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर तो बात करेंगे और कुछ अकाउंटेबिलिटी की, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने, क्लासेस साहब ने बात की, अकाउंटेबिलिटी का इदारा खुद क्या कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ब्रेक पर जाने से कबल आप कुछ मिलिट्री और सिविल रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि ये अगर हमारे सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी सोच के बैठी हुई है कि जो मेरा ख्याल है जनरल रहील को रीड करने में इनसे नाकामी हो रही है, ये इंतजार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं कि बस रहील साहब के 2-4 महीने रह गए हैं तो उसके बाद वो आराम से न गलिया हो जाएंगे, वो कहते हैं गलिया हो जाने के सुनिया के बीच मिर्जा यार फिरे। जी बिल्कुल, ये ने समझ लेना चाहिए था कि फौज में जो खुद अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने आके प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद जनरल रहील मेंट बिजनेस। फौज पे 3-4 इल्जामात लगते थे जो माजी की क़यादत थी। क्या लगते थे कि फौज अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करती, ये पॉलिटिशियंस की तो बड़ी कहती है, बड़ा ब्यूरोक्रेट्स का भी कहते हैं, लेकिन अपनी बारी लगती है तो ये पीछे हो जाते हैं जी। ये जो है ये एक्सटेंशन लेने के चक्कर में रहते हैं, जैसे कि वो जनक कियानी साहब ने लिए थे जी बिल्कुल। तीसरा ये इल्जाम लगता था कि हमारी फौज जो है वो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है, तालिबान के खिलाफ। जैसा कि आपको याद होगा जनरल अत्तर अब्बास जो पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन थे, BBC के इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया था कि बाकायदा प्लान बना था 2010 में कि हम नॉर्थ वजीरिस्तान जाएंगे, 1 साल उसकी एक्सरसाइजेज होती रही, प्लानिंग होती रही, और जब गो अहेड का टाइम आया तो उस वक्त जनरल कियानी उस वक्त चिकन आउट हो गए थे, चिकन आउट हो गए थे, वो उन्होंने कहा नहीं करना, बैकलैश है। 3 इल्जाम थे ना फौज पे, ये तो सारे धो दिए जनरल। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बाज हमारे भी अपने कुलीग ना 2-3 ने मुझे भी ताने की दिए एक दो दफा शोज में बैठे हुए कि जी आप लोग फौज पे तनकीद नहीं करते। मैं आमिर साहब से हंस के कह रहा था, मैं कि जो हमें कहते हैं फौज पे तनकीद ना करते, मतलब रहील पे क्या तनकीद की जाए? क्या जनरल रहील ने अकाउंटेबिलिटी फौज में नहीं शुरू की? नंबर 1 हम उन पर तनकीद करें कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी उन्होंने नहीं की और माजी के जर्नलों की तरह कियानी साहब की तरह अपने लोगों को बचाते रहे, नहीं बचाया। नंबर 2 उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में अहम ऑपरेशन था तालिबान का, इस पूरे मुल्क को उन्होंने टेरराइज किया हुआ था, उनका टेरर खत्म किया है। 2 नंबर। इसका तीसरा नंबर ये था एक्सटेंशन, उन्होंने कहा मैंने नहीं लेना, मतलब तो मैंने कहा जनरल रहील पे को हम बैठ के ढूंढ के तो क्या तनकीद करें, कोई हमें कोई पॉइंट्स दिए जाए ना, कोई समझदार आदमी जो है हमें पॉइंट्स बताए। ये 3 मेन इल्जाम थे। अगर जनरल रहील ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खट्टक है मेरा ख्याल है, उनका ख्याल नहीं किया। और ये मैं बताता जाऊँ कि उबैदुल्ला खट्टक के बेटे की शादी में 1 हफ्ता पहले ये खुद शरीक हुए थे। मुझे ये बात सलीम साफी साहब ने बताई थी। उन्होंने कहा जनाब कि 1 हफ्ता पहले मेरी इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई थी, इनसे जनरल रहील साहब से आते जाते जैसे हो जाते सलाम दुआ हो जाती है, ये उसके जनरल उबैदुल्ला खट्टक के बेटे की शादी में आए हुए थे। इतने तल्लुकात थे ना, मतलब है कि एक आपका मिलना जुलना होता है। इवन देन उन्होंने जिसके बेटे की शादी में गए 1 हफ्ते बाद उसके डिसमिसल पे वो साइन कर रहे हैं। इसके बाद इन्हें इस चीज का ख्याल होना चाहिए था कि जनरल रहील अगर अपने मिलिट्री के लोगों को माफी नहीं दे रहे तो जो आपकी तरफ से रिपोर्ट्स आएंगी वो मिलिट्री को डिस्टर्ब करेंगी। मैं क्विकली ऐड कर दूं कि ये फौज के लिए ये जो फैसला था कि ये जो उन्होंने ओन किए जितने बंदे को जर्नलों समेत अफसरान को फारिग किया गया, ये बहुत मुश्किल और इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी फौज में है कि पहली दफ़ा इस तरह के ना सिर्फ कि इनको फारिग किया गया बल्कि एक्सेप्ट भी किया गया और उसको उन्होंने अलाउ भी किया कि ये पब्लिक भी हो जाए, वरना अपने इंटरनल इस तरीके से पब्लिक पहले नहीं तो होने देते वो। मगर हम क्या कहते हैं, हम तो वो क्राजा साहब और हम कम से कम उस स्कूल ऑफ थॉट कहेंगे जनाब जब भी फौज इक़्तिदार में आती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनको फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, मगर पीछे रह के मेरा ख्याल है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और वहाँ यहाँ कोई गुंजाइश भी नहीं इन्होंने छोड़ी कि उनको ना आने दें, क्योंकि इन्होंने तो सारा रिग कर दिया। घूम फिर के जब सारे अदारे रिग हो जाते हैं तो नज़र सारी अदलिया की तरफ जाती है, तो अदलिया हमें बचाए,
पार्लियामान भी, क्योंकि वहाँ पे अभी तो ये अपोजिशन का देख रहे हैं हम कि अभी तो बड़ा अच्छा वहाँ पे नज़र आ रहा है, मगर वहाँ पे भी इम्कान इस बात का है क्योंकि जो दूसरे नंबर पे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी, उसके भी बड़े स्केलेटन्स हैं, तो अभी छोटे मोटे स्केलेटन तो पीटीआई के भी निकल आए हैं, सो वहाँ भी कंप्रोमाइज होने का अंदेशा है। उस सूरत में काफ़ी सारा ये गन क्योंकि तसलसल में आता जा रहा है, उनके भी कुछ इसके कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, तो हेल्प ली जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ ये डायरेक्टली पावर में आते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, पीछे रह के मेरा ख्याल है काफी सारा ये गन जाने से पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है उसको किसी ना किसी मोड़ पे पहुंचा जाए, डायरेक्ट विदाउट डायरेक्टली कमिंग इनटू पावर, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है होना चाहिए। वो जिस तरह से ये बात आपने भी की है, क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए, नया नाम सामने आ जाए, उसके बाद सारे मामला आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं? अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल मैं आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट देने के मैं उसमें आ जाऊंगा, तो कल मैं कोई अंदर की कहानी निकाल लूंगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि जो हम बात करें पक्की करें, स्पेकुलेशन करें। जो मैं समझता हूँ ये मुहिउद्दीन वानी का जो प्रेस रिलीज था उससे स्पेकुलेशन हो रही है। जब आप बैठ के कोई खबर नहीं देंगे, जर्नलिस्ट को नहीं बताएंगे कि मुलाकात में क्या क्या मेन इश्यूज है, तो बेसिकली ये नलायकी है, नाअहली है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मीडिया सेल की। अगर मरियम नवाज साहबा को अपना मीडिया सेल जो चला रही हैं और जिसमें सियासतदानों की बैठ के और सहाफ़ियों की अच्छी खासी वहाँ पे वो हर्जा सराई के अगर मनसूबे बनाए जाते हैं, उससे टाइम मिले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो अपना प्रोफेशनल उनका प्रेस डिपार्टमेंट है उसकी बहुत बुरी हालत है। एक डीएमजी के बाबू को आप लगाएंगे ना प्रेस सेक्रेटरी, वो हुक्म देगा मीडिया वालों आज के बाद ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब जैसे कल उन्होंने हुक्मनामा जारी किया मुहिउद्दीन वानी ने, मीडिया वालों आपने स्पेकुलेशन नहीं करनी। हाउ कम की इतनी बड़ी अहम मुलाकात हो रही है, उसमें अगेन इतने इश्यूज आ रहे हैं, वजीर आजम की और आर्मी चीफ की वो कहा कि 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। स्पेकुलेशन तो मोहम्मद जुबैर साहब ने की, कल भी मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने वो आपने कल बात की थी। आमिर साहब जुबैर कोई मैटर नहीं करता, वो तो बस ठीक है, आया है बेचारे का दौर लग गया है, वो शामिल हो गया है, उसको तो छोड़े, जुबैर डजंट मैटर। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो मीडिया सेल है जिसको मुहिउद्दीन वानी 20वें ग्रेड का अफसर जो है वो 22वें ग्रेड की सीट पे बैठ के मैनेज करे, उसका कसूर है, हुक्म ना दे। मतलब आप हमारे लिए डीएमजी साहब जो है ना, एक यहाँ पे हमारे जकूटा जिन की जो क्लास बन गई, ये आर्डर ना जारी करें, स्पेकुलेट ना करें। आप फिर मीडिया के साथ उस मीटिंग की उसकी जो अहम डिटेल्स, हम सारे नहीं कह रहे, बात सीक्रेट भी होंगी, कुछ तो आप उनके साथ डिटेल उनके साथ शेयर करें। और लास्टली ये समझ लिया गया है ना कि रहील जो है जनरल रहील, उन पे जो आमिर बात कह रहा है बहुत शदीद इंटरनल दबाव भी हैं कि आपने अपने तो 11 अफसरों को उठा के आपने फेंक दिया, 6 एफसी के थे, 5 दूसरे थे, उनको तो आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया है, अपना अच्छा इमेज कर लिया है कि फौज में अकाउंटेबिलिटी हो रही है। ये जो डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहे हैं, पनामा लीक्स आ रहे हैं, दुबई लीक्स अब हम देना शुरू हो गए हैं, उसके बाद स्कैंडल्स हो रहे हैं, एफआई एक्ट नहीं करती, एफबीआर नहीं करती, नैब नहीं करता, अदालतें चुप बैठी हुई हैं। सो ये चीजें खतरनाक एक वो है, ये कह देना कि हम सिविलियन हैं, पार्लियामेंट हैं, तो ये मेरा ख्याल है बात बनती है। वो अभी आपने जिस तरह से बात की कि बाबुओं के हुक्म पर ही बात चल रही है सारी, बाबुओं के हुक्म पर एक मुझे भी स्टोरी याद आ गई, आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि एक डीपीओ को फारिग किया गया है, एमएनए ने कोई धमकी दी, आखिर मामला क्या था, किस वजह से इस बेचारे को फारिग कर दिया गया? याद आने वाली बात नहीं है, ये बड़ी एक अहम आज वाकया हुआ है पाकिस्तानी तारीख में, बहुत कम लोग रह गए, बच गए हैं, पर्टिकुलरली सिविल सर्विस में। डीएमजी में तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, मेरे दोस्तों में शायद मेरे दोस्त थे, बड़ा उनको मिस भी मैं करता हूँ, डॉक्टर जफर अल्ताफ, वो आखिरी थे लास्ट ऑफ द मोहिकन से सिविल ब्यूरोक्रेसी में, जो ना कर देते थे, गलत कामों से इनकार कर देते थे। अच्छे कुछ मिसालें सामने आई हैं रिसेंटली 1 साल में, तो पुलिस के 3-4 अफसरान हमारे सामने आ रहे हैं जिन्होंने जुर्रत की है, जो नो करने की जुर्रत रखे हैं, कंसिक्वेंसेस भी भुगत रहे हैं। एक मोहम्मद अली नेकोकारा साहब आए थे जिन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं धरने के खवातीन, बच्चों पे, औरतों पे या जो भी हैं, मैं लाठीचार्ज या गैस नहीं मारूंगा, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। उसको इन्होंने बैठ के नौकरी से बरतरफ करवाया। चौधरी, मेरे फेवरेट चौधरी निसार खान साहब ने, क्योंकि इन्हें भी कोई ईमानदार और अच्छा बंदा, इनको अपनी जगह पे काम करता अच्छा नहीं लगता। उसकी छुट्टी करी। आफ्ताब चीमा थे, आईजी थे इस्लामाबाद के, उन्होंने इनकार कर दिया कि गोली नहीं चलाऊंगा। इन्होंने आफ्ताब चीमा को भी उसको इबरतनाक मिसाल बनाई। चीमा भी बहादुर अफसर है, वो भी डट गया, इन्हें को करा भी। अब एक नई यहाँ पर रोल मॉडल आया है। आपको हर महकमे में, हर जगह इंस्टीट्यूशन में कुछ रोल मॉडल चाहिए होते हैं जिनको फॉलो करें, जो आपको इंस्पायर करें, वो यूथ को करें, नए अफसरान को करें, बच्चों को करें। अब तीसरा जो मॉडल है वो भावल नगर के आपके डीपीओ साहब जो हैं, इनका नाम है शारिक सदीकी। ये डीपीओ भावल नगर है। इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बड़े इंतहाई आप कह सकते हैं पाकिस्तान जैसे माहौल में एक आपको ना उसकी कहते हैं नकाबल यकीन से स्टोरी लगती है कि ऐसे अफसर बच नहीं गए ना। यहाँ तो हमें यकीन ही नहीं आता क्लास इसमें डीएमजी क्लास ने जो जी हजूरी का कल्चर पैदा किया है ना, ये बड़ा खौफनाक कल्चर है जो डीएमजी वालों ने इंट्रोड्यूस कराया कि बादशाह सलामत के बैग उठाओ, भाग के जाओ, हटो, बच्चों करो, वो सारा इनकी तरफ से। अफसर नहीं बच गए। इनको ये जब डीपीओ लगाने लगे थे ये शारिक को, इनको कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ के सामने इंटरव्यू होगा, आपने पेश होने इंटरव्यू देना है। इन्होंने कहा जनाब के अगेन हु इज हमजा,
हुज शी, वो जैसे एक भुट्टो साहब का बड़ा मुहावरा है, हुज शी, वहाँ पे हुज शी, ये हमजा ये कौन है? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, उनकी आपको क्लीन चिट लिए बगैर आप DPO नहीं लग सकते। अगेन ये जो नौजवान है शारिक, ही रिफ्यूज्ड। इसने कि मैं किसी हमजा शहबाज शरीफ साहब को नहीं जानता, ना मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, ना मुझे आप DPO लगाएं। बाकी इनके तमाम कुलीग्स ने 36 के मतलब 35 को इसको हटा के बाकी 35 के 35 जो हमारे पुलिस के शेर बहादुर हैं हमजा के सामने पेश हुए, जहां पर हाजिरी लगाई, इंटरव्यू दिया और उसके बाद पोस्टिंग ली। इनका इंटरव्यू जो है शहबाज शरीफ ने किया था। ये वहद उनमें से मैं चंद होंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब करना चाहते हैं, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अगर प्रोविंस, अथॉरिटी है क्लासेस, मुझे थोड़ी सी उसकी डिटेल बताने दे पूरी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा। इन्होंने इनकार कर दिया जी मैं नहीं आ रहा, नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं जो उंगलियां हिलाते रहते हैं उनके सामने पेश हुए, उन्होंने उंगली हिलाई, उन्होंने कहा ठीक है भेज दो, चले गए। वहां पे जब भावलनगर बड़ा मुश्किल, आपको पता है कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट में से है, और जो इनको पुलिस वहां पे मिली इनको काम करने के लिए वो भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर्टिकुलरली जो DSP था वहां पे, तो आपको पता है हमारे MNAs जो हैं ये अपनी मर्जी के लोग लगवाते हैं, थानेदार अपना हो, DSP अपना हो, और DSP से ज्यादा करप्ट तो आपको पता है पुलिस हायरार्की में होती ही कोई नहीं। जितना जुल्म तशद्दुद करवाने, एक्सेप्शनल भी होंगे, अच्छे भी होंगे 2-4। खैर वहां पे मसला हो गया। एक रात कुछ गनमैन थे गाड़ी में सवार थे, वो पुलिस उनको पिकेट पे रोका, उन्होंने शराब पी हुई थी। उनको जब पुलिस वालों ने रोका, ASI ने दीगर ने, वो बाहर निकले, उन्होंने वहां पे फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, पुलिस वालों के फेंटे लगाई, उन्होंने उनकी वर्दियां फाड़ी और चले गए। इसको जब लोकल DSP को पता चला, उनके मामला लाया गया नोटिस में, तो DSP क्योंकि उनके आलमदाद ललीका जो है MNA उनके रखवाए हुए थे, सही, उन्होंने क्या कहा, मामले को रफा दफा करा दिया। ये जब खबर पहुंची शारिक तक, DPO था, ये कि हाउ कम, ये जुर्रत कैसे हुई है किसी गनमैन को पुलिस को मारे, वर्दी करे, इसके बाद तो कहानी खत्म होगी हमारी। इन्होंने कहा जी गिरफ्तार करो इनको, इन्होंने पर्चे करवा दिए उन पे। वो पता ये चला कि वो जो बंदे हैं वो इनके डेरे पे छुपे हुए हैं, ये जो आलमदार ललीका साहब हैं। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उनको गिरफ्तार करवा लिया और पर्चा दिया। जो ही पर्चा हुआ उन्होंने आकर कंप्लेंट कर दी शहबाज शरीफ साहब को, वो जो MNA साहब हैं कि आप देखें हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने यहाँ से कोई इंक्वायरी अपनी भेजी कि जाएं जी करें। उन इंक्वायरी वालों ने, जैसे हमारे आपको याद होगा एलमिश साहब हैं जो DGFI है, जिन्होंने इसको मोहम्मद अली नेकोकारा की इंक्वायरी करके इनको डिसमिस किया गया था, ऐसे ही उन्होंने ऐसा इंक्वायरी अफसर वहां पे भेजा। उसने वापस आकर रिपोर्ट दी कि पुलिस वालों का कसूर है, ये बेचारे बेगुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो DSP ने मिला के पर्चा खारिज हो गया। यहाँ तक तो बात न ठीक हो गई। ये चीज साहब जरा आलमदाद ललीका साहब को पसंद नहीं आई कि जनाब ये कैसे एक DPO आता है और मेरे बंदू पे पर्चे भी होते हैं, मुकदमे भी होते हैं। उन्होंने जनाब 2-3 दिन पहले वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। अब उन्होंने आलमदाद ललीका साहब ने, मैंने आलमदाद ललीका साहब से भी गुफ्तगू की है, जब ब्रेक के बाद आएंगे, अभी टाइम है, मैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि आलम ललीका साहब ने मुझे क्या बताया। तो ग्लासेस साहब एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन इतना बता दूं मैं जाने से पहले, नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई है। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को इन्होंने इस्तीफा रखा है साथ। ये स्टाइल होता है हमारा पॉलिटिशियन का, ब्लैकमेलिंग का। नवाज शरीफ साहब आजकल वैसे फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं पनाह पर। उन्होंने कहा मियाँ साहब मेरी बड़ी बेइज्जती होगी इलाके। एक तो हम देहाती लोगों को आपको तो बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। मेरा तो इलाके ना ही नहीं रहा जनाब, मैं किसी ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये इस्तीफा पकड़ो, मैं घर जा रही हूँ। मियाँ साहब ने कहा यार नहीं यार बिल्कुल नहीं हो सकता। मियाँ साहब ने टेलीफोन किया IG पंजाब को, उन्होंने खुद तो नहीं किया, उनके स्टाफ ने किया। हुक्म दिया गया कि विद इन 24 आवर्स इनको ये जो आपके DPO शारिक हैं इनको वहां से इनको सूबा बदर किया जाए, सिर्फ इनको ट्रांसफर ना किया जाए, सूबा बदर कर इनको पंजाब से निकाल के इनको सूबा बदर किया जाए तो फिर बात बनेगी। और फिर मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगा कि मुश्ताक सुखेरा साहब IG ने जब उन्होंने फोन किया इनको शारिक को, इन्होंने उनको क्या 2 ऑप्शन पेश किए कि शारिक साहब आपके पास 2 ऑप्शन है अगर आपने यहाँ पे रहना है, और शारिक ने उसका क्या जवाब दिया ये मैं आपको ब्रेक के बाद ये 2 ऑप्शंस की बात तो यकीनन करेंगे। और दूसरी जानिब ये भी देखा जाएगा और बात की जाएगी कि फराइज की अंजामदही पर इतनी बड़ी और इतनी कड़ी सजा आखिर क्यों। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्लासेस ऑफ फराइज की अंजामदही पर इतनी कड़ी सजा, 2 ऑप्शंस की आपने बात की थी, जरा वो ऑप्शंस तो बताएं। मुश्ताक सुखेरा साहब ने फोन किया शारिक को, वहाँ का जनाब के मिस्टर ऑफिसर आपके पास 2 ऑप्शन है, आधा घंटा है आपके पास सोचने के लिए। आप या तो इनके ललीका साहब जो हैं इनके डेरे पे तशरीफ ले जाएं, इनके घर खाना खाएं। सही मतलब ये था कि मादरत करें। दूसरा ये है कि आपको फिर हम यहाँ से सूबा बदर कर देंगे। उन्होंने कहा सर आधा घंटा तो बहुत सारा टाइम है, आप मेहरबानी फरमाएं आप मुझे अभी सूबा बदर कर दें, मैं ललीका साहब के घर मैं नहीं जाऊँगा। सो ये नोटिफिकेशन की हम कॉपी दिखा सकते हैं, आज इशू की गई है सर। अफसोस एक चीज़ का है, अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारी पुलिस अपने फ़राइज़ सार अंजाम नहीं देती,
और हमें शिकायतें भी हैं बहुत सारी। मैं जो मुझे भी शिकायतें हैं इन पुलिस ऑफिसरों से, बहुत सारे नलायक डीपीओज हैं जिन पे मैं भी बात करता रहता हूं, लेकिन कुछ 2-4 अगर अच्छे लोग उनके साथ हशर ये हुआ। और मेरा ख्याल कम से कम आईजी के लेवल की ये बात नहीं थी कि वो ये बात ऑप्शन दे अपने अफसर को। और ये बात मैंने 2-4 जराये से कंफर्म करके बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं ये नोटिफिकेशन की कॉपी भी दिखा रहे हैं जो आज इशू हुआ है। मेरी फिर बात हुई है उनसे लाल, ये जो हमारे MNA साहब है आलमदाद लालिका साहब, मैंने उनको फोन किया, मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाए। उन्होंने 3-4 बातें कंफर्म की हैं। उन्होंने ये कहा जी मेरी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने उनको शिकायतें की थी डीपीओ को, मैंने बताया था जी मेरे घर पे छापा मारा गया है, मेरे घर की 4 दीवारी वगैरह को उन्होंने आके उसकी उन्होंने तकद्दुस पामाल किया गया। हालांकि वो घर के अंदर नहीं गए थे, इनके डेरे पे गए थे, वहां से लोगों को उन्होंने पकड़ा है। उनका ये कहना था कि पुलिस की लड़ाई हुई थी मेरे उससे मुस्ताजिर से, मुस्ताजिर मेरा ख्याल मुजारा को कहते हैं, पेजेंट को कहते हैं, उनसे हुई थी, मेरे साथ कोई गनमैन नहीं होता, मेरे किसी गनमैन की लड़ाई नहीं हुई, इनकी लड़ाई हुई थी मेरे उससे मुजारा से हुई थी, जो पेजेंट थे उनसे हुई थी। लेकिन इन्होंने मेरे दिल में कोई नफरत रखी हुई थी, कोई ग्रज रखी हुई थी डीपीओ साहब ने, लिहाजा मेरे घर पे छापा मरवाया गया। उनका यह कहना था कि इनका आलमदार ललीका साहब का कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को शिकायत की थी, उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर भेजा था और इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरे हक में उन्होंने आके उन्होंने फैसला दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब से मिले थे, उनको मैंने कहा था, उन्होंने ये एक्शन कराया है और वो मेरे वजीर आजम हैं। तो मैंने पूछा जनाब ये एक्शन जो है शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया, ये नवाज शरीफ साहब ने क्यों किया, मैंने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा जनाब कि क्योंकि मेरे वजीर आजम तो ये हैं, मैंने लिहाजा उनके सामने अर्जी पेश की। और दूसरा उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब भी इससे मुत्तफिक थे, तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों के दरमियान कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ये उनका आलमदाद ललीका साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने कंफर्म किया कि मेरे घर पे छापे मारे गए, गलत किया गया और मेरे साथ कोई गनमैन नहीं होता और मेरे साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा उसकी सजा जो है वो डीपीओ साहब को सूबा बदर करके मिली है। जी वही बात है जो मैं क्विकली इसको कर दूं कि ये दिस इज द स्टोरी ऑफ पंजाब, दिस इज स्टोरी ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान इन जनरल और पर्टिकुलरली सिंध एंड पंजाब। पंजाब और सिंध के अंदर जो गवर्नेंस का हम रोना रोते रहते हैं उसका अलमिया एग्जैक्टली यही है। नीचे थानेदार और जो डीएसपी टाइप है वो MNA MP हजरात की मर्जी के मुताबिक लगते हैं। डीपीओ टाइप जो होते हैं वो हमजा साहब या शहबाज शरीफ साहब खुद इंटरव्यू करते हैं कि उनकी मर्जी के लिए। उनकी मर्जी क्या होती है कि जनाब हमारे जो जितने भी आदमी हैं वो अगर ये शराब पी के किसी को थप्पड़ छप्पड़ भी मार दें तो इन पर जरा नरम हाथ रखें और मुखालिफों का हर आदमी जो भी जुर्म हो या ना हो किसी चीज में भी पकड़ा जाए उनको जो है ना वो गंदा लफ्ज है ठोक दें, उसको ठोक दें। ये आम यूज किया जाता है कि ये इसी तरह ही चलता है। इसी वजह से ये लोकल बॉडीज नहीं लाने देते कि वो इस निज़ाम को ना करें। इसी के जरिए इलेक्शन जीते जाते हैं और इसी के जरिए शहबाज शरीफ साहब की 100% रिलायंस और मियां नवाज शरीफ साहब की ब्यूरोक्रेसी पे है, उनके बगैर नहीं चलते। ये 1 in 100 होता है कि इस तरह की कोई अफसरान में से शारिक जैसा कोई आ जाए जो कहे जनाब ये बड़ी ज्यादती है और वो सुबह बदर हो जाता है। वो बेचारे मिसाल इब्रत का उसको बना देते हैं बजाय इसके रोल मॉडल बनाए ताकि दूसरे इसको कंक्लूड कर सकता हूं, इसको फॉलो करेंगे स्टोरी को बिल्कुल कि ये जो शारिक जो हैं ऐसे लोग रोल मॉडल हैं हमारे। वो मुझे फिल्म याद आ जाती है टॉम क्रूज की, उसका नाम था अ फ्यू गुड मैन। ये अ फ्यू गुड मैन है, 3-4 नेकोकार हो, आफ्ताब चीमा हो या तारिक खोसा जैसे लोग हों, शारिक जैसे लोग हों, ये हमारी नई नस्ल के लिए, नौजवानों के लिए, पुलिस अफसरों के लिए ये रोल मॉडल हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। आप अपने प्रोग्राम में फॉलो अप तो रखेंगे, लेकिन हमने चूंकि अपने प्रोग्राम के आगाज पर ये बात की थी कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर कुछ LNG स्कैंडल से मुतालिक बात करेंगे, तो आमिर मतीन साहब हम चाहेंगे कि वो आप हमारे साथ शेयर करें। वो कल ये LNG का गवर्नमेंट बहुत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि जनाब उसके टर्मिनल्स का हमने पहला एक टर्मिनल जो है वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एंग्रो का याद था। अब वो सेकंड का एक बड़ी लड़ाई चल रही थी कि एक तरफ जो है ना एक ग्रुप अकबर एसोसिएट्स था, दूसरी तरफ जो है इकबाल ज़ैद अहमद साहब का JJVL थी। उनकी वो बिल्कुल फिल्मों की तरह लड़ाई चल रही थी, दोनों के एक दूसरे पर बड़े इल्जाम थे। अब ये जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री शाहिद का खाना भाई साहब क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने मसला रिजॉल्व कर लिया, ना सिर्फ दूसरा तीसरा चौथा, तो हम 4 टर्मिनल बना रहे हैं। अब वो जो दूसरा टर्मिनल था जिसके मतलब बहुत क्रेडिट लिया जा रहा था, कल अदालत में शायद पेशी है, हम इसलिए अभी उसके ऊपर क्योंकि सब्जेक्टिव है मामला ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे रहे। मुझे क्वेश्चंस हैं जिसपे हम भी बड़े इंटरेस्टेड हैं, रेज किए जा रहे हैं कि जनाब आगे आपने गवर्नमेंट प्राइवेट होल्डिंग कर दिया हुआ है, तो जिसमें पीछे जो कंसोर्शियम बनाया हुआ है उसमें क्या JJVL है, उसमें कौन कौन लोग हैं। दूसरा ये है कि जिस कंपनी को निकाला गया है पूरे प्रोसेस से वो बीच में घुसी हुई थी, तो वो क्या वजूहत थी, तो उसके मतलब बड़े क्वेश्चंस हैं। सेकंड टर्मिनल का एक और क्वेश्चन ये भी आ जाता है उसमें कि जनाब वो
लैंड बेस्ड टर्मिनल लग रहा था और शायद पाकिस्तान की जरूरत है। अभी वहां पे हो रहा है फ्लोटिंग है कि जहाज आता है गैसिफिकेशन करा के चला जाता है, तो उससे के पोर्ट कासिम जो आपका पोर्ट भी बंद रहता है, फिर उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी भी रहती है। तो हमारे लिए जरूरी था कि लैंड बेस्ड होता जो कि पैसे भी बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आता। सो क्वेश्चंस हैं, कल के फैसले के बाद हम देखेंगे फॉलो अप करके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें कर दूं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अकबर एसोसिएट का हुकूमत पाकिस्तान और JJVL के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल को टेकअप कर रही है, हम इसको कल फॉलो करेंगे। बहुत बड़ी पिटीशन मेरे साथ है, इसमें बड़े डॉक्यूमेंट्स है, पिटीशन है, जिससे लगता है कि ताकतवर लोग जो हैं वो कैसे मिलके यहाँ पे ये कल आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस टेकअप हो रहा है। लेकिन क्लास साहब प्रोग्राम चूंकि खत्म होने वाला है, एक सेंटेंस आपसे जानना चाहूंगी कि दुबई लीग्स का कल पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं सामने इंशाल्लाह। कल दुबई लीग्स का पार्ट 2 भी हम सामने लेकर आएंगे और इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।